तो कहानी की शुरुआत होती है एक पुराने घर से जिसमें एक परिवार रहता है। परिवार में 3 लोग हैं, फादर और भाई बहन। एक रात फादर अपनी बेटी सुजेमे को काफी बुरी तरह से मार रहे थे, जबकि सुजेमे सिर्फ एक छोटी बच्ची थी। फिर भी वो उसके फादर कोई दया नहीं दिखा रहे थे। मारने के बाद वो सुजेमे को एक कमरे में बंद कर देते हैं। सुजेमे का बड़ा भाई जिंटा ये सब देख रहा था और चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता और सिर्फ अपनी बहन को मार खाते हुए देख रहा था। थोड़ी देर बाद अपने फादर के जाने के बाद जिंटा अपनी बहन को ढूंढने लगता है, पर सुजुमे उस रूम में नहीं थी। ये देखकर उसे सुजुमे की चिंता होने लगती है। वो तो उसे पूरे विलेज में ढूंढने चला जाता है। जिंटा देखता है पहली बार सुजुमे की आंख से पट्टी हटी हुई थी और उसकी एक आंख पूरी लाल थी, जिससे हमें पता चलता है सुजुमे एक डीमन है। सुजुमे ने सोच लिया था वो यहाँ से चली जाएगी, जिससे उसके परिवार और विलेज के लोगों को कोई दिक्कत ना हो, पर जिंटा सुजुमे को रोकता है और वो भी उसके साथ विलेज छोड़ने का डिसाइड करता है। दोनों अकेले जंगल में जा रहे थे और तभी उन्हें मोटोहारो नाम का एक आदमी मिलता है जो कि दिल का काफी साफ था और दोनों बच्चों को ऐसी मुसीबत में देखकर उन्हें अपने विलेज काडानो ले जाता है और वो दोनों काडानो विलेज पहुंच जाते हैं और उन दोनों को देखकर मोटोहारो की बेटी श्रियायुकी काफी खुश हो जाती है और श्रियायुकी जिंटा को काफी पसंद आती है, जिसकी वजह से जिंटा श्रियायुकी के सामने आते ही थोड़ा शर्मा जाता है और उससे सही से बात नहीं कर पाता। अब हम देखते हैं कि वो तीनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और साथ में काफी मजे भी करते हैं। तीनों को एक दूसरे का साथ काफी अच्छा लगता है और पूरा दिन साथ में रहते हैं। फिर जिंटा को पता चलता है कि श्रियायुकी की मदर इस विलेज की गार्ड है और वो विलेज के फायर गार्ड की रिइंकार्नेशन है, जिसकी वजह से उनके सिर्फ विलेज के चीफ और सेंटिनल्स को ही उनसे मिलने की परमिशन है। श्रियायुकी थोड़ी दुखी रहती है क्योंकि इस वजह से वो तक अपनी मदर से नहीं मिल पाती और काफी टाइम से उसने अपनी मदर को देखा तक नहीं है। हालांकि मोटोहारो उनसे मिल सकता है क्योंकि वो एक सेंटिनल है और एक सेंटिनल की ड्यूटी होती है कि वो अपने गार्ड और अपने विलेज के लोगों को डीमन से बचाएं। जिंटा श्रियायुकी का थैंक्स कहता है क्योंकि उसकी मदर के कहने पर ही वो दोनों वहाँ पर आ रहे थे। अब ऐसे देखते देखते 3 साल बीत जाते हैं और अब सभी पहले से थोड़े बड़े हो चुके हैं और जिंटा मोटोहारो के साथ शॉर्ट ट्रेनिंग भी शुरू कर चुका है, जिसमें वो काफी मेहनत कर रहा है क्योंकि वो भी मोटोहारो के जैसे एक सेंट्रल बनना चाहता है। पर जिंटा को लग रहा था कि उसकी प्रोग्रेस काफी स्लो हो रही है क्योंकि वो काफी दिनों से ट्रेनिंग कर रहा है लेकिन अभी भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाया था, जिसकी वजह से जिंटा थोड़ा निराश भी दिख रहा था और ये चीज मोटोहारो भी नोटिस करता है और जिंटा के पास आकर उसे समझाता है कि उसकी प्रोग्रेस बिल्कुल सही चल रही है। साथ ही जिंटा के अंदर शॉर्ट टेक्निक सीखने की इच्छा है जो हर किसी में नहीं होती। हालांकि मोटोहारो को यकीन है कि एक दिन जिंटा काफी अच्छा स्वॉर्डमैन बनेगा। ये सुनकर जिंटा को थोड़ा सा अच्छा फील होता है और श्रियायुकी भी जिंटा को हौसला देती है कि उसे भी भरोसा है कि जिंटा एक दिन काफी स्ट्रॉन्ग बनेगा। श्रियायुकी की बात सुनकर जिंटा थोड़ा शर्मा जाता है पर वो वापस से जी जान के साथ ट्रेनिंग करने के लिए तैयार था। अब हम काफी टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ अब जिंटा एक सेंटिनल बन चुका है और यही नहीं, जिंटा अपनी मेहनत के दम पर सबसे स्ट्रॉन्ग सेंटिनल बन चुका है और वो अब विलेज की नई गार्ड श्रियायुकी की रक्षा करता है। जिंटा अभी एक डीमन को मार कर आया था और वो उसके बारे में बता रहा था। जिंटा बताता है वो डीमन इंसान की फॉर्म लेकर विलेज में घुसने की कोशिश कर रहा था पर जिंटा ने उसे ठिकाने लगा दिया और अभी के लिए विलेज के लोग सेफ हैं। तभी विलेज चीफ सभी को बताते हैं कि वो डीमन उनकी गॉड का लीवर खाने आया था क्योंकि पुरानी कथाओं के हिसाब से ये माना जाता है कि अगर एक डीमन गॉड की लीवर को खा ले तो वो इमोर्टल बन जाएगा और वो इतना स्ट्रॉन्ग बन जाएगा कि कोई उसे हरा नहीं पाएगा और वो पूरी दुनिया पर राज करेगा। पर ये सुनकर किसी को भी इस पर यकीन नहीं होता क्योंकि आज तक किसी ने भी इस बारे में कुछ भी नहीं सुना था। फिर चीफ बताते हैं कि श्रियायुकी की मदर पर भी इसी वजह से अटैक हुआ था। वो डीमन श्रियायुकी की मदर का लीवर खाना चाहता था पर मोटोहारो ने उस डीमन का अकेला सामना किया और अपनी गॉड को बचाने के लिए खुद की जान कुर्बान कर दी। तभी हम क्यूमासा नाम के एक और सेंटिनल को देखते हैं। वो विलेज चीफ का बेटा है और वो जिंटा की बेइज्जती करने लगता है। जिंटा भी अपनी बेइज्जती पर चुप नहीं रहता और उससे उल्टा जवाब देता है, जिससे क्यूमासा काफी गुस्से में आ जाता है। पर तभी श्रियायुकी उन दोनों को शांत होने का कहती है और दोनों को एक दूसरे से माफी मांगने का भी कहती है। फिर सभी चले जाते हैं और श्रियायुकी जिंटा से नॉर्मल लोगों की तरह बात करने के लिए उसके पास आ जाती है पर जिंटा उसे ऐसे ना करने की कहता है क्योंकि अब श्रियायुकी एक काफी रिस्पेक्टेड पोजीशन पर है। पर जब जिंटा उससे नॉर्मली बात नहीं करता तो उससे गुस्सा हो जाती है। जिंटा को भी पता था कि श्रियायुकी इतनी आसानी से नहीं मानने वाली, इसलिए वो उससे नॉर्मल बात करने के लिए मान जाता है। तभी श्रियायुकी जिंटा को बताती है कि सुजुमे भी उससे मिलने के लिए आई है क्योंकि जिंटा काफी टाइम से घर नहीं आया था, जिसकी वजह से सुजुमे को जिंटा की चिंता हो रही थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, इसलिए वो श्रियायुकी के पास आ गई। श्रियायुकी ने उसे अपने पास रख लिया था। हम देखते हैं कि इतने साल बीत जाने के बाद भी सुजुमे अभी भी एक बच्ची ही थी। सभी को लगता है कि ऐसा उसकी डीमन होने की वजह से। फिर जिंटा सुजुमे को समझाने लगता है कि आम लोगों का यहाँ आना सख्त मना है, वो ऐसे ही कभी भी यहाँ नहीं आ सकती। साथ ही अगर किसी ने उसे देख लिया तो पता नहीं वो सभी सुजुमे के साथ क्या करेंगे। तभी जिंटा देखता है कि कोई वहाँ पर आ रहा है, इसलिए वो सुजुमे को बाहर भेज देता है और वहाँ विलेज चीफ आ जाते हैं जो जिंटा को बाहर जाने की कहते हैं क्योंकि उन्हें श्रियायुकी से अकेले
बारे में कुछ बात करनी थी। अब हम उनके बचपन का सीन देखते हैं जहाँ शिरायुकी की मदर और फादर के मर जाने के बाद शिरायुकी डिसाइड करती है कि वो यहाँ की गार्ड बनेगी, क्योंकि उसके अंदर उसकी मदर का खून दौड़ रहा है और अगर विलेज के पास कोई गार्ड नहीं हुआ तो पूरा विलेज टूट जाएगा, क्योंकि फिर उन्हें जोड़ कर रखने वाला कोई नहीं होगा। और यही उसके फादर ने उसे हमेशा समझाया था कि एक दिन शिरायुकी के ऊपर जिम्मेदारी जरूर आएगी और उस दिन शिरायुकी को तैयार रहना होगा। सबसे पहले शिरायुकी इस फैसले के बारे में जिंटा को बताती है और उसे बताती है कि उसकी मदर इस विलेज से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो ऐसा विलेज को खत्म होने नहीं दे सकती। पर शिरायुकी की गॉड बनने के बाद जिंटा उससे नहीं मिल पाएगा और उसे हमेशा अकेला रहना होगा। पर जिंटा कहता है वो विलेज का सबसे स्ट्रॉन्ग सेंटिनल बनेगा और शिरायुकी से वापस जरूर मिलेगा। ये सुनकर शिरायुकी को काफी अच्छा लगता है और अब वो अपने फैसले को पक्का कर लेती है। अब प्रेजेंट में हम देखते हैं कि दो डीमंस ने सुजुमे पर नजर रखी थी और वो उसे लेकर कोई प्लान बना रहे थे। अगले दिन जिंटा को आधे घंटे की छुट्टी मिली थी और वो घर पर आराम कर रहा था, जिससे सुजुमे तो बहुत खुश लग रही थी क्योंकि अपने भाई के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका उसे कम ही मिलता है और वो उसके पास ही बैठ जाती है। तभी वहाँ शिरायुकी भी आ जाती है और उसे वहाँ देखकर जिंटा काफी हैरान हो जाता है और उसे समझाने लगता है कि ऐसे वो कभी भी टेंपल से बाहर नहीं जा सकती, ये उसके लिए खतरनाक हो सकता है। साथ ही अगर किसी ने उनकी गॉड को बाहर घूमते हुए देख लिया और उसे पहचान लिया तो शिरायुकी और जिंटा दोनों के ऊपर काफी सवाल आ सकते हैं। पर शिरायुकी बताती है उसने चीफ से परमिशन ले ली है, इसलिए उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। चीफ का नाम सुनकर जिंटा शांत हो जाता है और अंदर ही अंदर जिंटा भी जानता था कि शिरायुकी भी एक नॉर्मल लड़की की तरह जिंदगी जीना चाहती है, इसलिए जिंटा जितना हो सके उसकी अपनी तरफ से शिरायुकी को खुश करने की कोशिश करता है। जिसके बाद वो सभी सुबह का खाना खा रहे थे और सुजुमे जिंटा के बनाए बेकार खाने की बुराई करने लगता है और जिंटा उसे थप्पड़ मारने की कहने लगता है। पर ये सुनकर सुजुमे और शिरायुकी दोनों हंसने लगते हैं क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि जिंटा चाहकर भी सुजुमे को नहीं मार सकता और जिंटा चाहकर भी सुजुमे को नहीं मार पाता, क्योंकि सुजुमे का प्यारा चेहरा देखकर जिंटा का सारा गुस्सा खत्म हो जाता है। और वैसे भी जिंटा ने हमेशा से सुजुमे को सिर्फ रक्षा की है तो वो खुद सुजुमे को कैसे मार सकता है। जिसके बाद जिंटा और शिरायुकी बाहर घूमने लगते हैं और इस बात से सुजुमे काफी खुश होती है क्योंकि सुजुमे जानती थी कि जिंटा और शिरायुकी एक दूसरे को पसंद करते हैं। साथ ही सुजुमे खुद भी चाहती थी कि वो दोनों जल्द से जल्दी अपने दिल की बात एक दूसरे को बता दें और साथ आ जाएं। अब जिंटा और शिरायुकी साथ बाहर घूम रहे थे और विलेज वाले भी उन दोनों को साथ देखकर काफी हैरान थे, क्योंकि भले ही शिरायुकी बचपन से वहीं रहती थी पर कई सालों से किसी ने भी शिरायुकी को नहीं देखा था, जिसकी वजह से वो उसे नहीं पहचान पा रहे थे। उनके लिए शिरायुकी सिर्फ एक खूबसूरत लड़की थी और वो भी ऐसे इंसान के साथ घूम रही है जो सबसे स्ट्रॉन्ग है और उनकी रक्षा करता है। इसी वजह से विलेज वाले भी जिंटा की काफी इज्जत करते हैं क्योंकि जिंटा ने कई लोगों की जान बचाई है। फिर हम देखते हैं शिरायुकी की बेस्ट फ्रेंड भी उसके सामने आ जाती है पर वो भी शिरायुकी को नहीं पहचान पाती, जो कि अच्छी बात है। पर इससे शिरायुकी को ज्यादा अच्छा नहीं लगता क्योंकि बचपन से शिरायुकी पूरा दिन उसके साथ खेलती रहती थी। अब वो दोनों शिरायुकी के पेरेंट्स के बारे में बात करने लगते हैं और एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो भी शिरायुकी के पेरेंट्स की तरह इस विलेज की रक्षा करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। अब वो दोनों उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ शिरायुकी ने गॉड बनने की कसम खाई थी और शिरायुकी जिंटा को बताती है कि विलेज चीफ ने उससे एक बच्चा पैदा करने का कहा है, जिससे अगर आगे चल के शिरायुकी को कुछ हो जाता है तो उनके पास उनका अगला गॉड रहेगा। साथ ही चीफ ने शिरायुकी को क्यूमासा से शादी करने का कहा है क्योंकि क्यूमासा इसी विलेज का है और एक सेंटिनल भी है। फिर आगे चलकर वो क्यूमासा को ही अगला चीफ बना देंगे। जिंटा कुछ कहता है इससे पहले शिरायुकी जिंटा को बता देती है कि वो बचपन से ही उससे कितना प्यार करती थी और वो उसके साथ कहीं दूर भाग जाना चाहती है और उसे पता है जिंटा ऐसा कभी नहीं करेगा क्योंकि उससे प्यार नहीं करता और उनके विलेज को बचाने की कसम भी खाई है। अब पहली बार जिंटा अपने दिल की बात शिरायुकी को बता देता है और बताने लगता है कि वो उससे तब से प्यार करता है जब उसने पहली बार शिरायुकी को देखा था और जब से उसने अपनी जिंदगी सिर्फ शिरायुकी के साथ बिताने का ही सपना देखा है। पर अब जिंटा शिरायुकी को समझाता है कि अगर वो यहाँ से दूर भाग भी जाते हैं तो वो अपनी लाइफ का पर्पस खो देंगे और उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। हालांकि अपनी जिंदगी के पर्पस के लिए वो दोनों अपने प्यार को हमेशा के लिए दफना देते हैं और वापस से कसम खाते हैं कि वो हमेशा सिर्फ विलेज की रक्षा करेंगे। अगले दिन चीफ को विलेज में डीमंस के होने का पता चलता है और वो जिंटा को डीमंस को मारने का ऑर्डर देते हैं। जिंटा मिशन एक्सेप्ट करता है और जाने लगता है पर रास्ते में क्यूमासा उसे रोकता है और जिंटा को पकड़कर उसे पूछने लगता है कि वो उसकी और शिरायुकी की शादी से खुश कैसे है, क्योंकि अंदर ही अंदर ये बात सभी को पता है कि शिरायुकी और जिंटा एक दूसरे को पसंद करते हैं और शिरायुकी की शादी की बात सुनकर भी उसने कुछ भी नहीं कहा। पर जिंटा सिर्फ इतना कहता है कि यही विलेज के लिए सही है। अब हम वापस से उन्हीं डीमंस को देखते हैं जिसमें से एक डीमन सुजुमे के पास चली जाती है और दूसरा डीमन जिंटा से फाइट करने लग जाता है। जैसे ही वो डीमन जिंटा के सामने आता है जिंटा फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और दोनों फाइट करने लगते हैं। जिंटा काफी स्ट्रॉन्ग था पर वो डीमन भी कम स्ट्रॉन्ग नहीं था। काफी अटैक के बाद जिंटा उस डीमन का एक हाथ काटने में कामयाब हो जाता है और उस डीमन
को तो फाइट में और ज्यादा मजा आने लगता है और वो डीमन बताता है कि आज से पहले वो कभी जिंटा जैसे इंसान से नहीं लड़ा। फिर वो डीमन जिंटा से पूछता है वो क्यों डीमंस को खत्म करना चाहता है, उसका स्वॉर्ड उठाने का रीजन क्या है। जिंटा बताता है वो हर उस डीमन को खत्म कर देगा जो उसे और उसकी फैमिली को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब वो डीमन सुजुमे के पास पहुंचते हैं और सुजुमे उस डीमन को चाहने को कहती है, जिससे वो डीमन समझ जाती है कि सुजुमे अभी भी पूरी तरह से डीमन नहीं बनी है और ये जिंटा की वजह से हुआ है, क्योंकि जिंटा ने अपनी बहन को इतना प्यार दिया है कि वो कभी डीमन में पूरी तरह से बदल ही नहीं पाई। वो डीमन इस बात का फायदा उठाती है और सुजुमे को बताती है कि एक डीमन उसके भाई को मारने वाला है, इसलिए उसे अपने भाई को बचाने जाना चाहिए। पर सुजुमे शुरुआत में तो मना करती है, पर फिर वो डीमन सुजुमे को फ्यूचर का एक सीन दिखाती है जहाँ शिरायुकी क्यूमासा के साथ मिलकर जिंटा को धोखा दे रही होती है। ये देखकर सुजुमे डीमन के साथ चलने के लिए मान जाती है। यहाँ वो डीमन जिंटा पर भारी पड़ रहा था, पर जिंटा उससे पूछता है कि वो क्यों इंसान को मारना चाहता है, जिस पर डीमन बताता है कि उसने कभी भी इस बारे में सोचा नहीं, उसे बस मजा आता है और हर डीमन का यही नेचर होता है। अब जिंटा उससे फाइट करने के लिए वापस खड़ा हो जाता है, पर अब की बार वो डीमन जिंटा का एक हाथ काट देता है और उसकी स्वॉर्ड भी तोड़ देता है। पर जिंटा अपने स्वॉर्ड से एक टुकड़े का यूज करके उस डीमन के दिल में मार देता है, जिससे वो डीमन मरने लगता है। अब मरते हुए वो डीमन बताता है कि वो यहाँ सबसे स्ट्रॉन्ग डीमन से मिलने आए हैं जो इसी विलेज में है। जिंटा समझ जाता है कि वो उसकी सिस्टर के लिए यहाँ पर आए हैं। जिंटा तुरंत ही वहाँ से जाने लगता है, पर वो डीमन अपने कटे हाथ से जिंटा को पकड़ लेता है और उससे पूछने लगता है कि जिन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए उसने अपनी स्वॉर्ड उठाई है, लेकिन तब क्या होगा जब वो लोग उसकी प्रोटेक्शन के काबिल नहीं होंगे, क्या तब भी वो अपनी स्वॉर्ड उठाएगा। इधर क्यूमासा शिरायुकी के साथ जबरदस्ती कर रहा होता है जिससे वो शिरायुकी से बदला ले सके कि वो जिंटा से कितना प्यार करती है, जिससे क्यूमासा जिंटा को फंसवा सके और अपना गुस्सा निकाल सके। पर शिरायुकी और जिंटा ने पहले ही विलेज की भलाई के लिए सब डिसाइड कर लिया था, इसलिए वो क्यूमासा के साथ एक होने के लिए मान जाती है। पर तभी वो डीमन सुजुमे को लेकर वहाँ आ जाती है, जिससे वो सुजुमे को देख सके कि शिरायुकी जिंटा को धोखा दे रही है। यहाँ जिंटा को होश आ चुका था और वो देखते है कि उसका कटा हाथ ही वापस आ गया, पर अब वो कुछ सोच पाता इससे पहले ही वो देखता है कि विलेज में आग लग चुकी थी और वो सुजुमे को बचाने के लिए विलेज में जाने लगता है। पर यहाँ सुजुमे का दिल टूट चुका था और वो शिरायुकी को बताने लगती है कि उसके जिंटा के पास की वजह से उसने हमेशा से जिंटा को खुद से दूर रखा है और हमेशा बच्ची बनकर रही है, पर अब वही जिंटा को धोखा दे रही है। शिरायुकी बताती है कि वो ये सब विलेज के लिए कर रही है और जिंटा को भी इस बारे में पता है और उसने भी हमेशा सिर्फ विलेज के बारे में सोचा है, पर सुजुमे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और उसे सिर्फ शिरायुकी का धोखा दिख रहा था। फिर वो डीमन सुजुमे के कान भरने लगती है और उसे मार देने का कहती है। अब पहली बार सुजुमे अपने डीमन फॉर्म में आ जाती है और बड़ी हो जाती है। क्यूमासा बीच में आ जाता है, पर वो डीमन उसे बाहर ले जाती है और सुजुमे से शिरायुकी को उसी स्वॉर्ड से मारने का कहती है, जिससे उसे पूरा विलेज पूछता है। तभी जिंटा वहाँ आ जाता है और शिरायुकी को गले लगा लेता है और शिरायुकी को परेशान ना होने की कहने लगता है, लेकिन तभी शिरायुकी का गला कट जाता है, जिससे गुस्से में आकर जिंटा सुजुमे को मारने आगे बढ़ता है। पर जैसे ही उसे पता चलता है कि वो डीमन उसकी छोटी बहन है, वो रुक जाता है और जिंटा उससे पूछने लगता है कि उसने शिरायुकी को क्यों मारा। सुजुमे बताती है कि शिरायुकी ने उसे धोखा दिया था, इसलिए उसे जीने का कोई हक नहीं है और अब वो अपने भाई के लिए उससे अच्छी लड़की ढूंढेगी जो उसे कभी धोखा नहीं देगी। साथ ही अब शिरायुकी मर चुकी है तो जिंटा को उसकी शादी किसी और से होते हुए नहीं देखनी पड़ेगी। फिर सुजुमे जिंटा को घर जाकर आराम करने के कहता है, पर सुजुमे की इन बातों से जिंटा को काफी गुस्सा आ जाता है और वो सुजुमे को कहता है कि उसने आज उन लोगों को धोखा दिया है जिन्होंने उन्हें पाला था और जरूरत के वक्त उनकी मदद की थी। अगर वो लोग उस टाइम उनके साथ नहीं होते तो वो दोनों कब का किसी जानवर का खाना बन चुके होते, पर उन्होंने उन दोनों को बिना जाने पहचाने रहने की जगह दी और खाना दिया। पर जिंटा कहता है जिस सुजुमे को वो जानता था वो काफी पहले ही मर चुकी है और तभी जिंटा के उल्टे हाथ में डीमन की पावर आने लगती है और वो सुजुमे पर अटैक करने लगता है। जिंटा सुजुमे को मारने की कोशिश करने लगता है और खुद भी एक डीमन में बदल जाता है। ये देखकर सुजुमे को ऐसा लगता है कि जिंटा ने उसे अकेला छोड़ दिया, इसलिए वो पूरी दुनिया को खत्म कर देगी। अब सुजुमे अपना हाथ जिंटा के पेट के आर पार कर देती है, पर जिंटा को कुछ नहीं होता और वो सुजुमे को पहली बार मुक्का मारता है, पर उससे भी सुजुमे को कुछ नहीं होता तो जिंटा फिर से सुजुमे पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी वो डीमन बीच में आती है और सुजुमे को वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है, पर जाते हुए सुजुमे कहती है कि अब उसे इस दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, इसलिए इस दुनिया को खत्म कर देगी और जिंटा को मारने के लिए आखिरी बार वापस जरूर आएगी। अब सुजुमे वहाँ से चली जाती है और वो डीमन जिंटा को बताती है कि उसने फ्यूचर देखा था जिससे सभी डीमंस खत्म हो जाते हैं, पर अब जब सुजुमे पूरी तरह से डीमन बदल चुकी है तो अब डीमन खत्म नहीं होंगे। इसका मतलब उस डीमन ने सुजुमे का यूज किया जिससे डीमंस का वजूद खत्म ना हो। अब जिंटा शिरायुकी का हाथ पकड़कर जोर जोर से चीखने लगता है और उसे बताने लगता है कि वो उससे कितना ज्यादा प्यार करता है। अब कुछ दिनों बाद जिंटा विलेज से बाहर जाकर डीमंस को रोक कर रहेगा और चाहे जिंटा के अंदर का डीमन उसे मारने की कह रहा हो, पर हो सका तो वो सुजुमे को आराम से शांत करने की कोशिश करेगा। अब विलेज चीफ जिंटा को वो स्वॉर्ड दे देता है जिसकी वो पूरा विलेज पूजा किया करता था, पर अब गॉड के ना होने की वजह से
उस स्वॉर्ड को रखने का कोई मतलब नहीं रहा। उस स्वॉर्ड का ओनर बनते ही चीफ जिंटा का नाम बदलकर जिनिया रख देता है। अब चीफ जिंटा से माफी मांगने लगता है क्योंकि ये सब उसी की वजह से हुआ था। अब चीफ बताता है कि वो पहले से जिंटा और शिरायुकी के प्यार के बारे में जानता था, पर क्यूमासा भी शिरायुकी से प्यार करता था और एक बाप होने की वजह से उसने क्यूमासा का साथ दिया और अपने चीफ होने की पावर से गलत यूज किया और शिरायुकी की क्यूमासा से शादी करने के लिए मान गया। अब चीफ विलेज में जिंटा शैन बनाने की कहता है जिससे लोगों को हमेशा जिंटा के कारनामों का पता रहे। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक विलेज के स्टोर ओनर ने जिनिया को वहां बुलाया था और उस होली स्वॉर्ड का ओनर बनने की वजह से जिंटा का नाम बदलकर जिनिया हो गया था और अब हर इंसान जिंटा को जिनिया के नाम से ही जानता है। फिर हमें पता चलता है कि उस स्टोर के ओनर ने जिनिया को अपनी गोद ली हुई बेटी को डीमन से बचाने के लिए बुलाया, पर वो और कुछ जिनिया को नहीं बताते, जिसकी वजह से जिनिया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर वो आदमी जिनिया को बताता है कि 3 दिन पहले एक डीमन उनकी बेटी के पास गया था और वो सभी से उसकी बेटी को वापस देने की कह रहा था, पर उस टाइम तो उन्होंने अपनी बेटी को बचा लिया, पर आगे कभी ऐसा ना हो इसीलिए उन्होंने जिनिया को बुलाया जिससे वो उनकी बेटी को बचा ले। जिनिया बताता है जरूर वो डीमन स्टोर ओनर की बेटी को अपनी बेटी समझ रहा होगा, इसलिए वो ऐसा कर रहा है और काफी हाई चांस है कि वो डीमन वापस जरूर आएगा। वो आदमी बताता है कि स्टोर ओनर अपनी बेटी से काफी प्यार करते हैं, इसलिए उन्होंने जिनिया को बुलाया है क्योंकि सभी जानते हैं जिनिया डीमंस को मारने में बेस्ट है। तभी वहाँ स्टोर ओनर की बेटी नात्सु आती है और जिनिया को एक फ्रॉड समझकर जाने की कहने लगती है, पर वो आदमी नात्सुको को बताता है कि उनके फादर ने जिनिया को खुद चुना है, इसलिए वो सभी जिनिया पर भरोसा कर सकते हैं और वैसे भी उन्हें जितनी हेल्प मिल सके सब ले लेनी चाहिए क्योंकि कुछ नहीं पता वो डीमन अगली बार नात्सुको को ले जाने के लिए क्या करेगा, पर नात्सुको इसके लिए मना कर देती है। अब उसी रात वो आदमी नात्सुको की रूम के बाहर पहरा दे रहा था, पर फिर भी नात्सु डर के मारे सो नहीं पा रही थी। नात्सु को लगता है कि उसके साथ कोई बेकार का मजाक कर रहा है क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो उसके फादर किसी अच्छे इंसान को उसका बॉडीगार्ड बनाकर लाते, ना कि जिनिया जैसे किसी को, और उसने जिनिया को भी भगा दिया, इसलिए वो आदमी बाहर अकेले पहरा दे रहा था। पर वो आदमी नात्सु को समझाने की कोशिश करता है कि ये कोई मजाक नहीं है और उसके फादर उससे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए उन्होंने बेस्ट इंसान को भी बुलाया था। लेकिन तभी नात्सु को वो डीमन सुनाई देने लगता है जिनकी वजह से नात्सु जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है और तभी वो डीमन बाहर आ जाता है और उस आदमी को पकड़ लेता है। डर के मारे वो आदमी भी कुछ कर नहीं पाता और वो डीमन जोर जोर से कहने लगता है कि मुझे मेरी बेटी वापस दो। वो डीमन नात्सु के पास जाने लगता है, पर वो डीमन नात्सु तक पहुंचता इससे पहले ही जिनिया वहां आकर उस डीमन का हाथ काट देता है। जिनिया उस डीमन का नाम पूछता है, पर वो डीमन सिर्फ उसकी बेटी को वापस कर देने की कह रहा था, तो जिनिया उस डीमन को बीच में से काट देता है। नात्सु जिनिया को वहां देखकर हैरान हो जाती है और मन ही मन अपने आप को कोसने लगती है क्योंकि उसके इतना कुछ कहने के बाद भी जिनिया वापस आ गया और उसकी मदद भी। फिर नात्सु जिनिया से पूछती है कि क्या वो डीमन मर गया। जिनिया बताता है डीमंस के मरने पर व्हाइट धुंध हो जाती है, पर अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इसका मतलब वो डीमन वापस जरूर आएगा। अब अगले दिन वो आदमी वापस से जिनिया से नात्सु को प्रोटेक्ट करने की कहता है क्योंकि वो भी अब समझ गया था कि सिर्फ जिनिया ही एक ऐसा इंसान है जो नात्सु को बचा सकता है। पर नात्सु को इतनी बुरी तरह से बेइज्जती करने के बाद जिनिया के मन की उम्मीद कम थी, पर जिनिया मान जाता है। अब जिनिया उस आदमी से नात्सु के बारे में पूछने लगता है और वो आदमी बताता है कि नात्सु स्टोर ओनर के रिलेटिव की बेटी है जिनके मरने के बाद उन्होंने नात्सु को अडॉप्ट कर लिया और जब से नात्सु उनके साथ है। फिर वो आदमी जिनिया से कहता है कि अगर उसे नात्सु के डीमन होने की फिक्र है तो इसे इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर ऐसा होने के 1% चांस भी होते तो उसके बॉस नात्सु को कभी अडॉप्ट नहीं करते क्योंकि स्टोर ओनर की वाइफ को एक डीमन ने मार डाला था जिसकी वजह से वो हर एक डीमन से नफरत करते हैं। उसी रात नात्सु के फादर उसके लिए एक बॉडीगार्ड के बारे में पूछ रहे थे कि जितना दूसरे उसे स्ट्रॉन्ग बताते हैं वो उतना स्ट्रॉन्ग है भी या नहीं, या लोगों के उसके बारे में सिर्फ बेकार की अफवाह फैल रखी है और असल में वो एक डरपोक हो। पर जब से जिनिया ने नात्सु को बचाया है उसे उस पर पूरा यकीन हो गया था, इसलिए वो अपने फादर के सामने भी जिनिया की तारीफ करती है। अब अपनी बेटी के मुंह से भी जिनिया की तारीफ सुनकर उसके फादर को यकीन हो जाता है कि जिनिया सच में खास है और उन्होंने उसे सेलेक्ट करके कोई गलती नहीं की। अब नात्सु को यकीन हो गया था कि उसके फादर उससे भी काफी प्यार करते हैं। असल में नात्सु के फादर का पहला एक बेटा था जिसे कि डीमन किडनैप करके ले गई थी। उसके बाद उन्होंने नात्सु को गोद ले लिया और नात्सु को ऐसा लगता है कि उसके फादर को अब भी उनके बेटे का इंतजार है, इसलिए उन्होंने नात्सु को गोद लिया। पर अब नात्सु को यकीन हो गया था कि ऐसा नहीं है, वो नात्सु से भी उतना ही प्यार करते हैं जितना वो अपने बेटे से करते थे। अब रात में वो आदमी और जिनिया दोनों नात्सु के रूम के बाहर पहरा दे रहे थे। उस आदमी को लग रहा था कि नात्सु जरूर उससे नाराज होगी क्योंकि पिछली रात जब डीमन आया था तब नात्सु को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाया, लेकिन तभी नात्सु वहाँ आती है और वो आदमी नात्सु से माफी
माफी मांगने लगता है, पर नात्सु उसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं थी और माफी मांगने की जगह कल दिन में उसे टाउन में घूमने की कहती है। ये सुनकर वो आदमी भी काफी खुश हो जाता है। अब नात्सु जिनिया से कहती है कि उसके फादर और वो उस पर बहुत भरोसा करते हैं। फिर जिनिया बताने लगता है कि नात्सु के फादर उसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जैसे ही नात्सु के भाई की बात बीच में आती है, नात्सु थोड़ा गुस्सा हो जाती है और अपने रूम में चली जाती है। अब नात्सु जिनिया से पूछती है कि क्या है कि ह्यूमन और डीमन के बीच में बच्चा हो सकता है, जिस पर जिनिया हाँ करता है और बताता है ऐसे कई केस पहले भी सामने आए हैं। ये सुनकर नात्सु निराश हो जाती है और कहने लगती है तब तो जरूर वो उस डीमन की ही बेटी है जो उसे रोज लेने आता है। पर जिनिया इस पर मना करता है क्योंकि उसे लगता है वो डीमन नात्सु को अपने किसी फायदे के लिए चाहता है, इसलिए वो नात्सु को अपने साथ ले जाना चाहता है, ना कि उसने नात्सु को जन्म दिया। अब जिनिया पूछता है कि क्या किसी को पता है डीमन पैदा कैसे होते हैं। वो आदमी कहता है शायद डीमन भी इंसान की तरह ही पैदा होते हैं, जिस पर जिनिया कहता है कि ये बिल्कुल सच है और डीमन इंसान की निराशा से भी पैदा होते हैं या फिर वो किसी डार्क इमोशन से भी पैदा हो सकते हैं, और जब वो इमोशंस एक सॉलिड फॉर्म में लेते हैं तो वो एक डीमन में बदल जाते हैं। तभी वो डीमन वापस से वहां जाता है और जिनिया उसे मारकर उसका नाम पूछने लगता है, पर वो डीमन को जवाब नहीं दे रहा था। फिर जिनिया नात्सु से पूछता है क्या उसे उस डीमन को मार देना चाहिए, क्योंकि वो डीमन नात्सु के इमोशन से पैदा हुआ है, इसलिए अगर जिनिया उस डीमन को नात्सु की परमिशन के बिना मारेगा तो वो डीमन वापस आता रहेगा। अब हमें पता चलता है कि नात्सु को लगता है कि उसके फादर अभी भी उसके बेटे का इंतजार कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो नात्सु पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। इसलिए नात्सु ने ऐसी ख्वाहिश की थी कि अगर कोई डीमन उस पर अटैक करेगा तो उसके फादर उस पर ध्यान जरूर देंगे। इससे हमें पता चलता है कि शुरुआत से ही सारी गलती नात्सु की ही है और उसकी वजह से कितने लोग परेशान हो रहे हैं और कितने लोगों को घायल तक होना पड़ा है, जिसकी वजह से नात्सु को लगने लगता है असली डीमन तो वो है, उसे मर जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं होती तो ये सब नहीं होता और सभी अपनी लाइफ में खुश रहते। पर वो आदमी नात्सु को समझाता है कि ऐसा नहीं है और इसमें नात्सु की कोई गलती नहीं है और उसके फादर उसे अपनी असली बेटी जितना ही प्यार करते हैं, इसलिए उसे किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब नात्सु को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी गलती सुधारने का भी तय करती है, इसलिए वो पूरे मन के साथ जिनिया को उस मॉन्स्टर को मार देने का कहती है। अगले ही पल जिनिया उस मॉन्स्टर को मार देता है और उस मॉन्स्टर के मरते ही उसके अंदर से व्हाइट फॉग निकलने लगता है। ये देखकर नात्सु बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ था और वो मॉन्स्टर वापस आ जाता है। जिनिया को इस बात का पहले से ही पता था, क्योंकि अगर वो डीमन सिर्फ नात्सु की फीलिंग से बना होता तो उसे अभी तक खत्म हो जाना चाहिए था जब नात्सु का दिल चेंज हुआ था। पर यहाँ बात कुछ और है। जिनिया समझ जाता है कि यहाँ एक ही ऐसी इंसान थी जो डीमन में बदल सकती है, जो कि उस स्टोर ओनर की पुरानी वाइफ है, और वो डीमन जिस बेटी को मांग रही है वो और किसी को नहीं बल्कि सुजुमी की बात कर रही है, और वो डीमन असल में जिनिया की मदर है। अभी सच जानकर जिनिया की आंखों में थोड़ी नमी आ जाती है और वो अपनी मदर को आराम करने की कहकर उस डीमन को बीच में से काट देता है, और जिनिया के डीमन को कटते ही वो वहाँ से हमेशा के लिए गायब हो जाता है। अगले दिन जिनिया नात्सु को समझाता है कि कभी कभी जो चीज सामने दिखती है वो सच नहीं होती और नात्सु को अपने फादर को बता देना चाहिए कि वो उनसे कितना प्यार करती है। अब वो आदमी और नात्सु दोनों जिनिया की मदद के लिए उसका थैंक्स कहते हैं और जिनिया अपने सफर पर आगे निकल जाता है। तभी वहाँ स्टोर ओनर भी आते हैं और नात्सु अपने फादर से पूछती है कि उन्हें जिनिया पर इतना भरोसा कैसे है, जिस पर स्टोर ओनर कहते हैं कि पेरेंट्स को अपने बच्चों पर पूरा भरोसा होता है। पर ये बात किसी को समझ में नहीं आती और हमें पता चलता है कि असल में जिनिया स्टोर ओनर का ही बेटा है। फिर नात्सु अपने फादर को थैंक्स करती है और स्टोर ओनर नात्सु से कहते हैं कि बच्चे अपने पेरेंट्स को लंबी और अच्छी जिंदगी जीकर थैंक्स करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिनिया एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था और रेस्टोरेंट का ओनर जिनिया को अकेले देखता है तो उसे संभल कर रहने की कहता है, क्योंकि आजकल उनके इलाकों में काफी कत्ल हो रहे हैं और अगर जिनिया ऐसे अकेली रात में सफर करेगा तो किसी को नहीं पता कि उसके साथ क्या हो सकता है। साथ ही वो बताता है कि आदमियों को वो किलर तुरंत ही मार दे रहा है और औरतों को किडनैप कर रहा है, इसलिए अगर जिनिया के साथ कोई लेडी है तो वो उसका ख्याल रखे। पर जिनिया ज्यादा बात करने वालों में से नहीं था और न ही उस आदमी की बात पर ज्यादा ध्यान देता है। जिनिया चुपचाप खाना खाकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन जैसे ही रेस्टोरेंट के ओनर को पता चलता है कि जिनिया डीमन को हंट करता है, वो उसे पूरी बात बताते हैं कि लोगों का कहना है जो कत्ल हो रहे हैं वो डीमन कर रहे हैं। उन्होंने जिनिया को इसलिए पूरी बात नहीं बताई क्योंकि उन्हें लगा जिनिया डर जाएगा, लेकिन अगर जिनिया डीमन को मारता है तो उसे बताने में कोई दिक्कत नहीं है और उल्टा ही बात अच्छी बात होगी कि जिनिया को इसके बारे में पता होना चाहिए, जिससे अगर हो सका तो जिनिया उस डीमन को खत्म कर वहाँ के लोगों की मुश्किल का भी अंत कर देगा। साथ ही वो आदमी बताता है जो लोग गायब हुए हैं उनकी बॉडी का भी अभी कुछ पता नहीं है। अब वो डीमन का नाम सुनकर जिनिया भी उनकी बात पर ध्यान देने लगता है और उस जगह का पता पूछता है जहाँ से वो लोग गायब हुए हैं। पर रेस्टोरेंट के ओनर की बेटी उफ जिनिया को वहाँ जाने से मना करती है, क्योंकि उसे भी ये बात पता है कि वो जगह काफी खतरनाक है और हो सकता है जिनिया वहाँ से कभी वापस ना आए।
पर जिनिया ने डीमन को मारने की कसम खाई थी, इसलिए वो ऐसी किसी बात को नजरअंदाज नहीं कर सकता। फिर जिनिया को पता चलता है कि विलेज के बीच में एक ब्रिज है, वहाँ से सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं, जिसकी वजह से अब लोग काफी डरे हुए हैं और दिन में भी उसे ब्रिज के पास जाने से डरते हैं। उसी रात जिनिया उस जगह पर पहुंच जाता है जहां से लोग लगातार गायब हो रहे हैं, पर काफी देर इंतजार करने के बाद भी वहां कोई नहीं आता और ना ही जिनिया को कुछ पता चलता है। पर जिनिया हार नहीं मानता और लगातार इंतजार करता रहता है। तभी अचानक से जिनिया को किसी लड़के की चीखने की आवाज आती है, पर जैसे ही जिनिया वहां पहुंचता है वो देखता है वहां बहुत सारे लड़कों की लाश पड़ी है। पर अब भी जिनिया को समझ में नहीं आ रहा था कि वो लड़के की चीखने की आवाज कहाँ से आई। तभी अचानक से कोई जिनिया पर अटैक कर देता है, पर जिनिया उसे देख तक नहीं पाता, पर जिनिया किसी तरह से अटैक से बच जाता है। जिनिया को पता चलता है कि उस डीमन के पास इनविजिबल होने की पावर है, पर अब जिनिया पहले की तरह सिर्फ इंसान नहीं है और वो अपनी डीमन पावर भी एक्टिवेट कर लेता है और उस डीमन को घायल करने में कामयाब हो जाता है। हमें पता चलता है कि जिनिया ने रोज काफी मेहनत की है और अब वो उन डीमन की पावर पर भी कंट्रोल कर चुका है, साथ ही अब वो उन्हें कभी भी यूज कर सकता है, जिससे जिनिया किसी भी इंसान से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिनिया वापस उस डीमन पर अटैक करने लगता है और उसे गुस्से में सीरियल किलर बुलाता है, पर ये सुनकर वो डीमन जिनिया के सामने आ जाता है और उसे बताता है कि वो खुद भी उसे सीरियल किलर को ढूंढ रहा है। और जब उसने जिनिया को यहाँ देखा तो उसे लगा कि जिनिया ही वो सीरियल किलर है जो लोगों को मार रहा है, इसलिए उसने जिनिया पर अटैक किया। पर जैसे ही उसे पता चला कि जिनिया भी उस किलर को ढूंढ रहा है तो वो खुद उसके सामने आ गया। अब जिनिया उस डीमन से पूछता है कि वो खुद एक डीमन है तो वो एक डीमन को क्यों मारना चाहता है। इस सवाल का जवाब देने के लिए वो डीमन जिनिया को अपने घर ले जाता है और घर पहुंचने के बाद वो डीमन बताता है कि कुछ डीमन बड़े होने के बाद ह्यूमन की तरह जीना शुरू कर देते हैं और वो भी उन्हीं में से एक है। फिर वो डीमन बताता है कि डीमन झूठ नहीं बोल सकते, इसलिए वो उस पर भरोसा कर सकता है। फिर वो डीमन अपना नाम मोसुके बताता है और बताता है कि उसकी पावर इनविजिबिलिटी है और ये काफी रेयर पावर है, इसलिए उन्हें कुछ डीमन से सुपीरियर भी माना जाता है। और ये बात सुनकर जिनिया को थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि वो एक सुपीरियर डीमन है पर फिर भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि बाकी डीमन को हरा सके। और जिनिया ने भी उसे काफी आसानी से घायल कर दिया था और जिनिया को भरोसा है कि अगर वो थोड़ी देर और उससे फाइट करता तो उसे मार भी देता। मोसुके बताता है कि वो सुपीरियर डीमन सिर्फ अपनी एबिलिटी से बना है और कुछ सुपीरियर डीमन ऐसे भी होते हैं जो स्ट्रॉन्ग नहीं होते, पर कुछ डीमंस अपनी स्ट्रेंथ की वजह से सुपीरियर बनते हैं और उनसे फाइट करना काफी मुश्किल होता है। अब मोसुके बताता है कि जिस डीमन को वो ढूंढ रहे हैं वो लड़कों को मारता है और लड़कियों को किडनैप कर लेता है। जिनिया सवाल करता है कि उसे इतना कुछ कैसे पता। मोसुके बताता है कि वो काफी टाइम से इस विलेज में रह रहा है और हर इंसान को जानता है और उनसे बात करता है, इसलिए उसे हर खबर मिल जाती है। और साथ ही वो डीमन मोसुके की वाइफ को भी ले जा चुका है जो कि एक इंसान है। मोसुके की वाइफ कुछ दिन पहले गायब हो गई थी और अब उसकी बॉडी रिवर के किनारे मिली थी। मोसुके अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करता था और ऐसे अपनी वाइफ को मरा हुआ देखकर वो पूरी तरह से टूट जाता है और अपनी वाइफ की बॉडी के सामने कसम खाता है कि वो उसके कातिल को सजा देकर रहेगा। मोसुके बताता है उसकी वाइफ ने उसके डीमन होने के बाद भी उससे प्यार किया था और वो एक अकेली ऐसी इंसान थी, वो कभी कुछ नहीं छुपाता था और सबसे ज्यादा प्यार करता था। ये सब बताते हुए मोसुके इमोशनल हो जाता है और उसकी आंखों में से आंसू गिरने लगते हैं। अब मोसुके जिनिया से कहता है कि वो उस डीमन को ना ढूंढे क्योंकि वो खुद ही उसे ढूंढकर उसे मार देगा, और जिनिया ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि वो ऐसे किसी डीमन को जिंदा छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता, ये उसके उसूलों के खिलाफ होगा। तो मोसुके जिनिया से कहता है कि वो उस डीमन को साथ मिलकर ढूंढ सकते हैं। पर फिर मोसुके जिनिया के सामने झुककर उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे लास्ट में उस डीमन को मारने दे क्योंकि ऐसे ही वो अपनी मरी हुई वाइफ का बदला ले सकता है और उस डीमन को भी समझाएगा कि उसने उसकी वाइफ और इतने बेकसूर लोगों को मारकर सही नहीं किया और गलत करने वालों का अंत हमेशा गलत होता है। हाँ करने से पहले जिनिया मोसुके से पूछता है कि क्या वो उस डीमन को मारने के लिए तैयार है। मोसुके बताता है जिस दिन से उसकी वाइफ गायब हुई है उसने उस डीमन को मारने के अलावा कुछ नहीं सोचा और अब उसे मारने का टाइम सामने आ गया है, वो पीछे नहीं हटेगा। जिनिया को पता था कि मोसुके इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि किसी भी डीमन को अकेले मार सके, लेकिन यहाँ बात सिर्फ पावर की नहीं थी, इसलिए जिनिया मान जाता है कि मोसुके उस डीमन को मार सकता है, पर वो अकेले उससे फाइट करने नहीं जाएगा। अब वो दोनों उस डीमन के बारे में विलेज के हर इंसान से पूछने लगते हैं और कई लोगों से पूछने के बाद भी उन्हें कुछ पता नहीं चलता और ना ही वो डीमन उनके सामने आता है। अब दारू पीते हुए मोसुके जिनिया से पूछता है कि वो डीमन को मारना क्यों चाहता है, क्योंकि जिनिया अभी जवान है और इस काम में जान का खतरा काफी ज्यादा रहता है, जिसकी वजह से कभी भी जिनिया मर सकता है और अगर कभी जिनिया किसी ऐसे डीमन से लड़ गया जिससे वो जीत नहीं पाया तो उसका काम खत्म। पर जिनिया बताता है उसे मरने से डर नहीं लगता और डीमन को मारने के उसके पास दो रीजन है, वो इससे पैसा कमाता है और वो सिर्फ इसी काम में अच्छा है क्योंकि बचपन से उसने सिर्फ यही किया है। दूसरा रीजन जिनिया बताता है वो एक डीमन को रोकना चाहता है। मोसुके पूछता है क्या वो सिर्फ उस डीमन को रोकना चाहता है, उसे मारना नहीं चाहता। अब जिनिया बताता है कि पहले
पहले वो इंसान हुआ करता था, लेकिन एक डीमन ने उसके लवर को उसके सामने ही बहुत बेरहमी से मार दिया। जब से उनकी तरह एक डीमन बन गया, उस दिन से जिनिया हर उस डीमन को मार रहा है जो भी इंसानों के लिए खतरा है और इंसानों को मारते हैं। मोसुके पूछता है इतना कुछ होने के बाद भी वो उस एक डीमन को जिंदा क्यों छोड़ना चाहता है। ये सुनकर जिनिया सुजुमे को याद करने लगता है और थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। फिर जिनिया बताता है वो अभी कुछ नहीं बता सकता, वो इसका फैसला तभी करेगा जब उससे मिलेगा। अब जिनिया मोसुके से पूछता है जब वो अपनी वाइफ का बदला लेगा तो वो क्या करेगा। मोसुके बताता है वो कुछ नहीं करेगा। ये सुनकर जिनिया थोड़ा सा हैरान होता है। मोसुके बताता है उसने इंसानों की तरह रहना इसलिए शुरू किया था क्योंकि उसे लड़ाई झगड़े नहीं पसंद। वो ना ही इंसानों को मारना चाहता है और ना ही अपने जैसे डीमन को मारना चाहता है। मोसुके बताता है उसे सिर्फ एक आराम वाली जिंदगी जीनी है, पर काश वो उसकी वाइफ के साथ हो पाती, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए जब वो अपना बदला लेगा वो वापस अपनी शांति भरी जिंदगी में लौट जाएगा। हालांकि उसे हमेशा दुख रहेगा कि वो अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, जबकि उसने कसम खाई थी कि वो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेगा। अब जिनिया अपने दिल की बात कहता है और बताता है उसके दिमाग में सिर्फ उसकी सिस्टर के लिए गुस्सा है, जिसकी वजह से वो कभी आराम से नहीं बैठ सकता, और अगर वो बैठना भी चाहे तो ऐसा नहीं कर पाता। उसे पास्ट का हर एक वो सीन याद आने लगता है और उसका गुस्सा बढ़ता चला जाता है। इसलिए वो जिंदगी से जल्दी सब खत्म करना चाहता है, जिससे हो सके तो उसे भी शांति मिल सके। अगले दिन जिनिया वापस उस रेस्टोरेंट पर खाना खाने पहुंच जाता है और उस रेस्टोरेंट ओनर की बेटी ओफू जिनिया से पूछती है कि क्या उसे उसके बारे में कुछ पता चला जो इंसानों को मार रहा है। पर जिनिया कहता है उसने ऐसा कहा ही नहीं कि वो उस किलर की तलाश करने जा रहा है। ओफू जिनिया से कहती है कि अब से जिनिया को पता चला कि वो किलर एक डीमन है, उसने उस किलर को मारना अपनी जॉब बना ली है। अब जिनिया बता देता है कि अभी तक उसे किलर के बारे में कुछ पता नहीं चला, जबकि उसने पूरी रात उसे ढूंढा और हर उस इंसान से पूछा जिससे भी वो पूछ सकता था। जिनिया ओफू की थोड़ी तारीफ कर देता है कि वो काफी अच्छी है और सुंदर भी है। ये सुनकर रेस्टोरेंट ओनर खुश हो जाता है और जिनिया के पास आकर कहने लगता है उसे पता था कि एक दिन उसकी बेटी के लिए कोई ऐसे स्ट्रॉन्ग और हैंडसम लड़का आएगा। ओफो अपने फादर से कहने लगती है कि उन्हें किसी से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, जिस पर उसके फादर कहते हैं कि वो तो उसके लिए रास्ता बना रहे हैं क्योंकि वो आज तक किसी रिलेशनशिप में नहीं आई। जिस पर ओफो कहती है कि वो एक दिन जरूर शादी करके यहाँ से चली जाएगी, लेकिन जब तक वो उनके साथ ही रहेगी। अभी बात सुनकर वो शांत हो जाते हैं और वापस चले जाते हैं। फिर ओफो माफी मांगती है जो कुछ भी उसके फादर ने उससे कहा, पर जिनिया को बुरा नहीं लगा था और उस लड़की से कहता है कि उसके फादर एक अच्छे इंसान है, जिस पर ओफू भी कहती है उसे पता है और वो इस दुनिया में सबसे अच्छे हैं। अब ओफू जिनिया के फादर के बारे में पूछती है क्योंकि उसने उन्हें जिनिया के साथ नहीं देखा और ना ही जिनिया ने कभी उनकी बात की। अब जिनिया शांत हो जाता है, जिसकी वजह से ओफू को लगने लगता है उसने गलत सवाल पूछ लिया और वो ऐसे सवाल के लिए माफी मांगती है। तभी जिनिया बताता है उसकी एक छोटी बहन है जो बहुत ज्यादा प्यारी है, पर बचपन से ही उसके फादर हमेशा उसकी बहन को मारते रहते थे और हमेशा कहते थे कि वो उनकी फैमिली की नहीं है और उसे यहाँ होना ही नहीं चाहिए। फिर जब हालात हाथ से बाहर जाने लगे तो एक दिन जिनिया अपनी बहन सुजुमे के साथ घर से भाग गया और कभी वापस नहीं आया। ओफू पूछती है क्या वो अपने फादर से नफरत करता है। जिनिया मना करता है क्योंकि अब वो समझ सकता है कि उसके फादर सुजुमे से इतना नफरत क्यों करते थे। पर जिनिया बताता है चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी वो चाहते हैं और उसी का नतीजा है जो आज जिनिया ऐसे हर विलेज में जाकर डीमंस को खत्म कर रहा है। अब रात से सुबह होने वाली थी और जिनिया लगातार उससे किलर को ढूंढ रहा था। तभी मोसुके भी उसके पास आ जाता है और उसे बताता है उसे किलर के बारे में कुछ नहीं पता चला। वो जिनिया से पूछता है कि उसे कुछ तो पता चला हो, पर जिनिया को भी कुछ नहीं पता था। मोसुके कहने लगता है कि 3 दिन हो चुके हैं और अभी तक उन्हें उस किलर के बारे में कुछ भी नहीं पता चला और ना ही जब से कोई घटना हुई है वो ऐसे ही बिना किसी क्लू के किलर को नहीं ढूंढ सकते। तभी मोसुके के पास ही ओफू दिखती है और वो जिनिया से कहता है कि ऐसे रात में किसी लड़की का बाहर घूमना सेफ नहीं है। अब जिनिया ओफू के पास पहुंच जाता है और वो जिनिया को देखकर हैरान हो जाती है और उससे कहने लगती है कि आज का चांद जितना ज्यादा सुंदर है और उन्हें ऐसी सुंदर रातें रोज देखने को नहीं मिलती। ओफू जिनिया से पूछती है कि क्या वो यहाँ अकेले घूम रहा है, जिस पर जिनिया बताने लगता है कि वो अपने दोस्त के साथ है। पर तभी मोसुके इनविजिबल होकर जिनिया के पास आता है और कहता है कि वो किलर को ढूंढने जा रहा है और जिनिया उस लड़की को उसके घर पहुंचा दे क्योंकि ऐसी रात में अकेली वो सेफ नहीं है। वैसे भी उस डीमन का पहला टारगेट लड़कियां हैं, ऐसे में अगर गलती से ओफू उस डीमन के सामने आ गई तो वो डीमन उसे छोड़ेगा नहीं। जिनिया ओफू से कह देता है वो अकेले घूम रहा था। जिनिया ओफू से पूछता है वो अकेले इतनी रात में बाहर क्या कर रही है। ओफू बताती है वो विलो प्लांट को देखने आई थी क्योंकि इसकी असली सुंदरता रात में ही दिखती है, इसलिए वो बिना इसे देखे रह नहीं सकती। फिर वो दोनों प्लांट्स के बारे में कई सारी बातें करते हैं और उन्हें एक दूसरे की कंपनी भी काफी पसंद आती है। फिर थोड़ी देर बात करने के बाद जिनिया ओफू को
घर छोड़ देने की कहता है, क्योंकि अगर ज्यादा देर होगी तो उसके फादर उसके लिए परेशान होंगे। जिसके बाद जिनिया ओफू को घर ले जाता है और वो देखता है कि ओफू के घर की लाइट अभी भी जल रही है, जिससे जिनिया अंदाजा लगा लेता है कि वो ओफू के फादर अभी भी उसका वेट कर रहे होंगे। ओफू बताती है कि उसके फादर हमेशा जरूरत से ज्यादा उसकी चिंता करते हैं। जिनिया बताता है फादर्स का काम यही होता है, पर बच्चों को ये चीज बाद में समझ आती है और ये चिंता करना प्यार दिखाता है। फादर जितनी ज्यादा चिंता करते हैं वो उतना ही ज्यादा प्यार भी करते हैं। ओफू जिनिया का थैंक्स करती है जो वो उसे सेफली घर ले आया। ओफू जाने लगती है और जिनिया उससे कहता है कि एक दिन वो उससे प्लांट और फ्लावर्स के बारे में जरूर सीखेगा। इससे ओफू के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो चली जाती है। ओफू के जाती मोसोके वहां आता है और कहता है कि वो एक अच्छी लड़की है, पर जिनिया उसे डीमन को ढूंढने के काम पर ध्यान देने के कहता है। जिसके बाद जिनिया वापस से बीच पर डीमन का वेट कर रहा था, तभी एक लड़की वहां से जाने लगती है। तभी वहाँ वो डीमन आता है और अटैक कर देता है और जिनिया उसका अटैक अपनी स्वॉर्ड से रोक लेता है और फाइट के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन डीमन जिनिया से लड़ने की जगह उस लड़की पर अटैक करने पड़ता है, पर मोसोके उस लड़की को बचा लेता है और जिनिया उसके ऊपर अटैक करता है। इससे पहले वो डीमन वहाँ से भाग जाता है। मोसोके उसका पीछा करने लगता है और जिनिया उसे अपना ध्यान रखने की कहता है। जिनिया उस लड़की की मदद करने जाता है और वो लड़की असल में नात्सु थी। जिनिया उसे पहचान नहीं पाता, लेकिन नात्सु जिनिया को तुरंत पहचान लेती है। फिर नात्सु जिनिया को याद दिलाती है कि वो कौन है। जिनिया कहता है वो पहले से काफी बदल चुकी है, पर नात्सु बिल्कुल नहीं बदला था और अब भी वो पहले जैसा ही था। तभी वहाँ नात्सु के साथ वाला आदमी आ जाता है जो डीमन के बारे में सुनकर काफी डर जाता है। जिनिया उन्हें बताता है कि वो अभी भी डीमन को ढूंढता है और वो यहाँ एक डीमन की तलाश में आया है, पर वो डीमन नात्सु पर अटैक करके भाग गया। फिर जिनिया वहाँ से जाने लगता है और नात्सु के साथ वाला आदमी जिनिया को बताता है कि अगर वो डीमन को ढूंढ रहा है तो उसे ओल्ड टेम्पल जाना चाहिए, क्योंकि लोगों का कहना है वो रोज वहाँ से औरतों की अजीब आवाजें सुनते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि मोसोके अभी भी उस डीमन का पीछा कर रहा था और उस डीमन ने एक लेडी को भी पकड़ लिया था, जिससे मोसोके को अपनी वाइफ की याद आ रही थी। मोसोके को लग रहा था कि वो डीमन उसकी वाइफ को भी ऐसे ही बेरहमी से लेकर गया होगा, जिससे मोसोके का गुस्सा बढ़ जाता है। मोसोके लगातार उसका पीछा करता है और एक खाली जगह पर आ जाता है जहाँ वो डीमन उन किडनैप किए हुए लोगों को खा रहा था। मोसोके चुपचाप डीमन पर अटैक करता है, पर डीमन उसके अटैक से बच जाता है और उल्टा मोसोके को भी घायल कर देता है, जिससे अब मोसोके हिल नहीं पा रहा था। तो वो डीमन मोसोके के सामने आकर अपना खाना खत्म करता है और वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद जिनिया भी वहाँ पहुंच जाता है और मोसोके को घायल देखकर उसकी मदद करने लगता है, पर मोसोके उसे बताता है कि अब वो बच नहीं सकता। इसलिए वो जिनिया को कसम देता है कि वो उसके बदले उसकी वाइफ का बदला जरूर लेगा, क्योंकि जैसे वो अभी एक लड़की को खा रहा था उसी तरह डीमन ने उसकी वाइफ को खाया होगा। तो जिनिया मोसोके से उसकी पावर मांगता है, क्योंकि बिना उसकी पावर्स के उस डीमन को ढूंढ पाना और मारना काफी मुश्किल है। तभी हमें पता चलता है कि जिस डीमन की पावर जिनिया के पास है वो दूसरे डीमन की पावर भी एब्जॉर्ब कर सकता है, जिसकी वजह से अब जिनिया के पास भी ये पावर है। अब जिनिया मोसोके की पावर अपने अंदर ले लेता है, जिससे उसे मोसोके की लाइफ की फ्लैशबैक आते हैं, जहाँ मोसोके अपनी वाइफ के साथ काफी खुश था और अब उसकी वाइफ को पता चलता है कि मोसोके एक डीमन है। तो मोसोके को लगने लगता है कि अब उसे छोड़ देगी, पर मोसोके की वाइफ कहती है उसने सिर्फ उससे प्यार किया है, ना कि उसके इंसान या डीमन होने से। उस दिन मोसोके काफी ज्यादा खुश था। अब जिनिया वापस प्रेजेंट टाइम में आता है और उस डीमन को ढूंढने निकल जाता है। फिर हम उस डीमन को देखते हैं जो लड़की को मार रहा था और लड़कियों को खा रहा था। हालांकि उस डीमन को भी इसका रीजन नहीं पता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। उसे बस इतना पता है कि अगर वो लड़कियों को खाएगा तो इंसान बन जाएगा और अपनी फैमिली के पास वापस आ जाएगा। तभी जिनिया वहां आ जाता है और गायब होकर उस डीमन का हाथ काट देता है। पर जिनिया के गायब होने के बाद भी वो डीमन जिनिया पर अटैक कर रहा था, जिसकी वजह से जिनिया उसके सामने आ जाता है और अपनी डीमन पावर से उस डीमन का सर काट देता है। अब जिनिया उस डीमन से पूछता है कि अगर उसने हमेशा लड़कों को मारा है और लड़कियों को खाया है तो मोसोके की वाइफ की बॉडी सही सलामत कैसी मिल गई। जिस पर वो डीमन जिनिया से कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, पर जिनिया उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और उसकी पावर एब्जॉर्ब कर लेता है। अब जिनिया को फ्लैशबैक से पता चलता है कि वो डीमन असल में मोसोके की वाइफ है और एक रात कुछ लोगों ने उसका फायदा उठाने के बाद उसे मारकर नदी में फेंक दिया, पर मोसोके की वाइफ ने उससे वादा किया था कि वो वापस जरूर आएगी। इसी स्ट्रॉन्ग चाहत की वजह से वो डीमन बदल गई और लड़कियों को खाने लगी, क्योंकि उसे लग रहा था कि लड़कियों को खाने से वो वापस इंसान बन सकती है। ये सब जानकर जिनिया को मोसोके और उसकी वाइफ के लिए बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसे पता भी नहीं था उनसे क्या कुछ हो गया और कुछ लोगों की बेवकूफी की वजह से एक इतना अच्छा परिवार खत्म हो गया और कितने बेकसूर लोगों को कितना कुछ सहना पड़ा। अगले दिन रेस्टोरेंट का ओनर ओफू से पूछ रहा था कि जिनिया अब किस काम में लगा हुआ है, क्योंकि सभी को पता चल गया था कि जिनिया ने उस डीमन को खत्म कर दिया जो रात में लोगों को मार रहा है। ओफू
बताती है जिनिया को लगता है कि अभी यहाँ और भी कई मॉन्स्टर बाकी हैं जिन्हें मारना जरूरी है, वरना विलेज के लोग कभी शांति से नहीं रह पाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि दो आदमी मोसोके की वाइफ की तरह किसी लड़की का फायदा उठाने की सोच रहे थे, पर जिनिया ने मोसोके की वाइफ की यादों में देख लिया था कि किन लोगों ने उसकी वाइफ को मारा था। तो जिनिया वहाँ पहुँच जाता है और एक ही बार में उन दोनों आदमियों को मार देता है, जिससे मोसोके का बदला भी पूरा हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम एक आदमी नाव को देखते हैं जो काफी परेशान लग रहा था और ओफू की शॉप में जाते हुए नात्सु से टकरा भी जाता है। नात्सु थोड़ा गुस्सा हो जाती है पर नाव उससे माफी मांगकर आगे बढ़ जाता है। नात्सु को वो आदमी थोड़ा अजीब लगता है और उसका ऐसा परेशानी से भरा चेहरा देखकर नात्सु कुछ कहती भी नहीं। अगले दिन नाव वापस से ओफू की शॉप में खाना खाने आया था, पर आज भी वो काफी परेशान दिख रहा था, जिसकी वजह से शॉप ओनर उससे पूछ ही रहता है कि वो इतना परेशान क्यों है, क्योंकि वो भी उसे कई दिनों से ऐसे परेशान देख रहा है। पर वो ऐसे पूछने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि कभी कभी इंसान सिर्फ अकेले रहना चाहता है। पर नाव कई दिनों से लगातार परेशान दिख रहा था, इसलिए उसे नाव को ऐसे परेशान नहीं देखा गया। नाव बताने लगता है वो अपने बड़े भाई के लिए परेशान है, पर शॉप ओनर को लगता है कि नाव उससे मजाक कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि नाव का कोई बड़ा भाई नहीं है, क्योंकि वो अपनी फैमिली का अकेला बच्चा है। पर नाव इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसे हमेशा से पता था कि उसका बड़ा भाई है। तो वो ओफू से पूछता है कि क्या वो उसके बड़े भाई साध नागा को जानती है, पर ओफू भी मना कर देती है, क्योंकि उसने भी ये नाम पहली बार सुना था। अब तो नाव और ज्यादा परेशान होने लगता है, क्योंकि उसके अलावा किसी को उसके बड़े भाई के बारे में पता ही नहीं है। और अब तो वो ये बात सोच कर पागल भी होने लगता है कि ये कैसे हो सकता है। हालांकि नाव को अपना बड़ा भाई अच्छे से याद था और उसे उसके साथ बिताए एक पल याद थे। ओफू नाव को जिनिया के बारे में बताती है और बताती है वो जरूर उसकी मदद कर सकता है। नाव को ऐसा लगता है कि जिनिया जरूर कोई इविल स्पिरिट को मारने वाला बंदा होगा, पर ये सुनकर ओफू और उसके फादर दोनों हंसने लगते हैं। ओफू के फादर बताते हैं कि जिनिया एक सामुराई है जिसे दूसरे के काम में दखल देना बहुत पसंद है। वो तीनों ये बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ जिनिया आ जाता है और हम देखते हैं कि ओफू और जिनिया काफी अच्छे दोस्त बन चुके हैं और ओफू जिनिया को काफी सारे प्लांट्स के बारे में भी बताने लगती है। तभी नाव जिनिया के पास आ जाता है और उससे पूछता है क्या वो डीमंस और इविल स्पिरिट को मारता है, जिस पर जिनिया हाँ करता है। तो नाव जिनिया से मदद करने की कहता है, पर जिनिया नाव को बताता है कि अगर उसकी प्रॉब्लम डीमन से जुड़ी हुई नहीं है तो वो उसको कोई मदद नहीं कर सकता। ये सुनकर नाव बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। नाव ने जाने के बाद ओफू और उसके फादर जिनिया के पास आते हैं और जिनिया को बताते हैं कि कैसे नाव अपने ऐसे बड़े भाई को लेकर परेशान है जो कभी था ही नहीं, और इस वजह से वो कई दिनों से सिर्फ परेशान होकर घूम रहा है और वो कुछ काम सही से नहीं कर पा रहा। अब वो दोनों जिनिया से नाव की मदद करने की रिक्वेस्ट करते हैं। तो कुछ देर सोचने के बाद जिनिया उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। अब जिनिया नात्सु से मिलता है और उससे पूछता है वो उस आदमी जेंजी से कब शादी करने वाली है। ये सुनकर नात्सु थोड़ी शर्मा जाती है, क्योंकि उसने शादी के बारे में कुछ सोचा नहीं था और अचानक से जिनिया उसे शादी का पूछ रहा है। ये उसके लिए थोड़ा अजीब है। फिर नात्सु बताती है वैसे भी अगर नात्सु किसी मर्चेंट फैमिली में शादी करेगी तो इससे उसके फादर के बिजनेस को भी काफी मदद मिलेगी। फिर नात्सु जिनिया से पूछती है कि क्या वो कभी शादी नहीं करेगा। जिनिया बताता है वो तो एक आजाद पंछी है और वो किसी की कैद में नहीं रह सकता। नात्सु के इस सवाल से जिनिया को शिरियुकी की भी याद आती है और वो यहाँ से चली जाती है। अगले दिन नाव वापस अपने बड़े भाई को ढूंढने जा रहा था और उसकी मदर उसे ना जाने का कहती है और ये पागलपन बंद करके अपने काम पर ध्यान देने का कहती है, क्योंकि नाव का कोई बड़ा भाई नहीं है। ये बात उनसे ज्यादा अच्छे से कौन जान सकता है। पर नाव को किसी की बात पर यकीन नहीं है, क्योंकि उसे बहुत अच्छे से याद है कि उसका बड़ा भाई है और उसने उसके साथ काफी टाइम बिताया है। फिर नाव अपनी मदर से कहता है कि एक बार वो अपने बड़े भाई को ढूंढ ले तो सारे काम खत्म कर देगा, जिनसे वो कभी दूर नहीं भाग रहा। नाव जैसे ही वो बाहर आता है वो जिनिया को खड़ा देखता है। जिनिया नाव को बताता है कि वो उसकी मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन साथ ही जिनिया उसे ये भी बताता है कि जरूरी नहीं है कि उसकी मदद करने से उसका भाई मिल जाए और सब सही हो जाए, इसलिए वो उससे ज्यादा उम्मीद न रखे। पर नाव इतनी सी बात से खुश था कि कोई उसकी मदद करने के लिए मान गया, क्योंकि इससे पहले सभी नाव को रुक जाने की कहते हैं, क्योंकि किसी को यकीन नहीं था कि उसका बड़ा भाई भी है। उल्टा कुछ लोगों को तो नाव पागल भी लगने लगा था। अब वो दोनों ओफू के रेस्टोरेंट में आते हैं, जहां नाव जिनिया से उसकी सोड के बारे में पूछता है, क्योंकि उसने ऐसी दिखने वाली सोड आज से पहले कभी नहीं देखी और वो सिर्फ सोड को देखकर ही बता सकता है कि वो कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। जैसे ही जिनिया बताता है कि वो एक ब्लैक स्मिथ विलेज में रहता था, नाव समझ जाता है कि जिनिया कडानो विलेज से है और सोड्स के बारे में जानना नाव की हॉबी थी, इसलिए वो सोड का नाम पूछने लगता है। नाम जानने के बाद नाव समझ जाता है कि उस सोड को खास डीमंस को मारने के लिए ही बनाया गया है और ऐसी दुनिया में बहुत कम ऐसे सोड है जिन्हें डीमन किलिंग के लिए बनाया गया है, इसलिए जिनिया की सोड बहुत कीमती है। अब नाव जिनिया से एक बार उसे वो सोड छूने देने की कहता है, पर अब जिनिया नाव को सोड से हटाकर उसके भाई के बारे में बताने की कहता है। अब नाव अपने भाई के बारे में बताने लगता है कि वो कैसा दिखता है और उसे क्या पसंद है और नापसंद था।
तभी नाव को याद आता है जिस दिन उसका भाई गायब हुआ था, उस दिन वो किसी लड़की से मिलने जा रहा था और नाव को उसके भाई के रूम में फूल भी मिले थे। उनकी खुशबू काफी ज्यादा तेज थी, इतनी तेज कि नाव को अजीब सा लगने लगा था। जिनिया कहता है इसमें शक वाली कोई बात नजर नहीं आ रही, क्योंकि अगर कोई लड़का किसी लड़की से मिलना चाहता है तो ये आम बात है कि वो फूल लेकर जाए। नाव बताता है उसके भाई को कभी फूल पसंद ही नहीं थे और अगर किसी वजह से उसे फूल ले जाने पड़ रहे हैं वो तो इतनी तेज खुशबू वाले फूल क्यों ही लेगा। जिनिया उन फूलों के बारे में पूछने लगता है कि वो कौन कौन से फूल थे और दिखते कैसे थे। नाव बताता है उसने आज भी उन फूलों को अपने पास रखा है कि घर उन फूलों को देखने जाने का डिसाइड करता है। अगले दिन जिनिया रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था, तभी वहाँ नात्सु भी आ जाती है और वो सभी नाव की बात करने लगते हैं। नात्सु भी बताती है कि उसने नाव को देखा था, एक दिन वो कुछ सोच रहा था और उससे टकरा गया। उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी चीज से काफी परेशान है। तभी शॉप ओनर बताता है कि नाव की फैमिली मिलिट्री की फैमिली है और वो सभी इस जगह को प्रोटेक्ट करते हैं। फिर शॉप ओनर जिनिया को एक टूल देता है जो स्वॉर्ड्स के लिए था और शॉप ओनर को इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं थी। साथ ही वो बताता है कि ये टूल उसे नाव ने दिया था। फिर शॉप ओनर जिनिया को बताता है कि नाव को स्वॉर्ड्स काफी पसंद है और स्वॉर्ड्स की बात आते ही वो सब भूल जाता है और सिर्फ स्वॉर्ड्स की बातें करने लगता है। इस वजह से नाव की मदर भी उसे बहुत डांटती है, क्योंकि उनकी फैमिली में कोई भी किसी चीज को लेकर कंट्रोल से बाहर नहीं जाता, जिससे हमें पता चलता है कि नाव की फैमिली काफी ज्यादा रूल्स को मानने वाले लोग हैं। और नाव का ऐसा अपने भाई के लिए परेशान होना उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, वो जो कि उन्हें यकीन नहीं है कि नाव का कोई भाई भी था। जिनिया शॉप ओनर से पूछता है कि क्या वो कभी नाव की मदर से मिले हैं। शॉप ओनर बताता है कि उसकी मदर बहुत ज्यादा खतरनाक है और उनके किस्से हर जगह बहुत फेमस है। कहा जाता है कि वो काफी स्ट्रॉन्ग है और स्ट्रिक्ट भी है, उन्हीं की वजह से पूरी फैमिली जुड़कर रहती है। हालांकि हर मदर की तरह वो भी अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है, जिसकी वजह से नाव का ऐसा अपने भाई के लिए परेशान रहना उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब जिनिया ओफू से पूछता है कि क्या जिन फूलों की नाव ने बात की थी वो डिफांदिल थे, और वो भी इस पर हाँ करती है और जिनिया के चेहरे पर थोड़ी टेंशन दिखती है। अब शाम को जिनिया नाव के घर आता है और नाव की मदर बहुत आदर से जिनिया का वेलकम करती है, क्योंकि जिनिया के आने से नाव के चेहरे पर खुशी दिख रही थी, जिससे नाव की मदर काफी खुश थी, क्योंकि उन्होंने काफी टाइम से नाव को खुश नहीं देखा था। फिर नाव उन फूलों को जिनिया को दिखाता है और जिनिया उन्हें देखते ही समझ जाता है कि वो फूल डिफांदिल ही है। अब जिनिया नाव को बता देता है कि डिफांदिल उन्हीं जगह पर रुकते हैं जहाँ डीमन रहते हैं, और जिस लड़की से नाव का भाई साधनागा मिलने जा रहा था वो जरूर कोई डीमन होगी, और वो लड़की साधनागा को अपने साथ ही किसी दूसरी जगह पर ले गई। और फिर जिनिया नाव को उसके भाई का रूम दिखाने का कहता है और खुद इनविजिबल होकर उसके पीछे आता है, क्योंकि अगर जिनिया नॉर्मल उसके साथ जाएगा तो शायद वो डीमन उसके सामने ना आए। नाव जैसे ही अपने भाई के रूम में जाता है वो उस फूल की खुशबू की वजह से तुरंत बेहोश हो जाता है। फिर नाव एक लड़की को देखता है जिसके घर में आग लग जाती है, और वो आग इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि पूरे विलेज में भी आग लग जाती है, जिसकी वजह से पूरे विलेज में सिर्फ कुछ ही लोग जिंदा बचते हैं। जब उस लड़की को होश आता है वो देखती है उसने हर किसी को खो दिया और वो अपनी फैमिली में अकेले ही बची है। उस लड़की के दुख और गुस्से की वजह से वो एक डीमन में बदल जाती है। कुछ साल बाद वो लड़की देखती है जहाँ उसका घर था वहाँ नाव की फैमिली ने अपना घर बना लिया है, और वो ये देखकर रोने लगती है और दुआ करती है कि वो अपनी फैमिली के पास वापस आ सके। तब उसकी पावर से उसके सामने एक नई दुनिया बन जाती है और वो लड़की भी अपने बचपन में पहुंच जाती है, और अब नाव भी उसी दुनिया में था जिसे उस लड़की ने अपनी पावर से बनाया था। नाव इस चीज से काफी परेशान होने लगता है और उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी वहाँ जिनिया आ जाता है और उसे सब बताता है कि वो यहाँ एक दूसरी दुनिया में आ गए हैं और साधनागा भी उन्हें यही मिलेगा। तभी उन्हें वो लड़की और उसके साथ साधनागा दिखता है। हमें पता चलता है कि साधनागा उस लड़की के लिए वहाँ आया था, पर वो लड़की उसे वापस जाने की कहती है क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ काफी खुश था। पर साधनागा बताता है कि वो यहाँ खुश नहीं था, इसलिए वो उस लड़की को अपनी बेटी बनाकर अपने साथ ले जाना चाहता है, पर वो लड़की इससे मना करने लगती है और साधनागा भी डिसाइड करता है कि वो उसके बिना यहाँ से नहीं जाएगा। तभी साधनागा वहाँ से गायब हो जाता है और नाव उस लड़की के पास जाकर उसके भाई को वापस दे देने की रिक्वेस्ट करने लगता है। फिर वो लड़की बताती है कि अब इस जगह पर कुछ नहीं बचा। नाव उसके सामने रोने लगता है और उसके भाई को वापस कर देने की कहता है। तभी जिनिया वहाँ आ जाता है और बताता है कि इस डीमन की दुनिया में टाइम बहुत ही जल्दी बीतता है, इसलिए उसे यकीन करना होगा कि अब उसका भाई जिंदा नहीं है। अब वो लड़की नाव से माफी मांगने लगती है क्योंकि उसकी वजह से, पर अब वो बाहर की दुनिया में जीना चाहती है, इसलिए वो हमेशा के लिए चली जाती है। फिर वो लड़की स्माइल करती है और गायब हो जाती है और नाव और जिनिया भी अपनी दुनिया में वापस आ जाते हैं। नाव को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके भाई ने इस दुनिया में रहने का फैसला क्यों किया होगा। अगले दिन नाव सारे रिकॉर्ड्स को ले आता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि उस लड़की की फैमिली 200
200 साल पहले मर चुकी थी और जिस जगह उस लड़की का घर था उसी जगह नाव की फैमिली ने अपना घर बनाया था और तब से ही वो लड़की उनके घर में रह रही होगी। तभी जिनिया नाव से माफी मांगता है क्योंकि वो उसके भाई के लिए कुछ नहीं कर पाया, पर नाव जिनिया को ऐसा ना करने की कहता है क्योंकि उसकी वजह से ही अब नाव के दिल में शांति है, वरना वो पूरी जिंदगी अपने भाई को ढूंढता रहता और शायद ऐसे ही किसी दिन पागल होकर मर जाता। नाव बताता है उसका भाई एक ऐसा इंसान था जो किसी काम को करने की सोच लेता तो कभी पीछे नहीं हटता था और उस काम को पूरा करके ही छोड़ता था। इसलिए नाव को पूरा यकीन है उसके भाई का ऐसा करने के पीछे कोई रीजन जरूर होगा। ओफो कहती है उसे उसका भाई याद नहीं है, पर बातों में लगता है उसका भाई एक बहुत अच्छा इंसान था क्योंकि उसने एक लड़की को बचाने के लिए अपनी जिंदगी खत्म कर दी। फिर ओफू और उसके फादर जिनिया का थैंक्स करते हैं जो उसने उनके कहने पर नाव की मदद की। फिर जिनिया बताता है उसे छोटी बच्ची ने नाव के भाई को हायोमा कहा था जो उसका असली नाम है, जो कि सिर्फ किसी फैमिली मेंबर को ही पता हो सकता है। फिर शॉप ओनर समझ जाता है कि शायद साधनागा उस लड़की को अपनी फैमिली मानता होगा, इसलिए उसने उसे अपना असली नाम बता दिया। जिनिया कहता है अगर ऐसी बात है तो उन्हें नाव का असली नाम कैसे पता है, क्योंकि ये तो किसी को पता नहीं है और नाव की मदर भी उसे हमेशा नाव नाम से ही बुलाती है, जिसका शॉप ओनर के पास कोई जवाब नहीं होता और वो चुप हो जाते हैं। अब जिनिया बताता है डीमंस कभी झूठ नहीं बोलते पर वो सच्चाई को छुपाते हैं। जब डीमन लड़की ने कहा था कि अब इस दुनिया में साधनागा नहीं है, इसका मतलब साधनागा उस दुनिया से बाहर आ गया था, पर जब वो बाहर आया वो काफी बुढ़ा हो चुका होगा, जिसकी वजह से वो अपनी फैमिली के पास वापस नहीं गया और उसने खाने का एक रेस्टोरेंट खोल लिया। अब ओफो के फादर कहते हैं कि जिनिया के हिसाब से उसे डीमन की दुनिया में टाइम काफी जल्दी पास होता है, तो हो सकता है साधनागा कुछ ही टाइम में मर चुका हो। पर जिनिया बताता है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि आखिर में वो डीमन बहुत ही खुश थी, इसका मतलब उसके फादर जिंदा होंगे और इस रेस्टोरेंट का ओनर और कोई नहीं बल्कि साधनागा ही है। अब ओफो के फादर ज्यादा झूठ नहीं बोल पाते और सच्चाई को मान लेते हैं कि वही साधनागा है। अब जिनिया उनसे ये पूछता है कि उन्होंने अपने भाई को अपनी सच्चाई क्यों नहीं बताई, जबकि उनका भाई इतना परेशान भी था। साधनागा बताते हैं कि उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि उन्हें क्या करना है, इसलिए वो वापस नहीं गए और ये सब करने का उनके पास कोई बहुत अच्छा रीजन भी नहीं है, वो बस उस बच्ची को अकेले नहीं देखना चाहते थे। फिर साधनागा जिनिया को बताते हैं कि उन्हें पहले से पता था कि जिनिया एक डीमन है क्योंकि वो डीमन की ऑरा को काफी अच्छे से पहचान लेता है। अब जिनिया उनसे पूछता है कि वो छोटी डीमन कहाँ है, जिस पर साधनागा बताते हैं कि ओफू ही वो छोटी डीमन है और ओफू अपनी आंखें भी लाल करके दिखाती है। तभी ये पार्ट यहीं पर खत्म हो गया।